नमस्कार। देश में आए बजट और राज्यों में आए बजट और उसमें जो कुछ ऐलान हुआ, उसके बाद कर्मचारियों का धैर्य का बांध टूट गया है। कर्मचारी देश भर में एक बार फिर से आंदोलित हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर। अब 1 तारीख को ब्लैक डे बनाने का भी ऐलान कर दिया है एनएमओपीएस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने। इस बीच अन्य संगठन भी हैं जो ओपीएस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो पैदल मार्च दिल्ली चलो पर अग्रसर है। कर्मचारियों का जितने भी संगठन है ओपीएस को लेकर सब अपनी अपनी तरफ से लामबंद हो गए हैं। देश भर में एक बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन एनएमओपीएस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु। कुछ समय पूर्व मेरे साथ उनके इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया था कि बजट में कुछ हासिल हुआ नहीं है, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को करेंगे। आज हमारे साथ इस समय लक्ष्मण कोरंगा जी हैं, ये एनएमओपीएस के संस्थापक सदस्य हैं उत्तराखंड में, और कमलेश पांडे जी हैं, कुमाऊं मंडल के महामंत्री है एनएमओपीएस के, इस समय जुड़े हुए। इसके अलावा हमारे साथ अन्य कर्मचारी नेता भी कुछ देर में जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत करते हुए लक्ष्मण कोरंगा जी, मैं 2 सवाल आपसे कर रहा हूं। एक तो आप संस्थापक सदस्य हैं एनएमओपीएस के लिए, आप एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली के लिए। क्या आप दोनों लोग एक साथ आंदोलन कर रहे हैं या आप दोनों लोगों के संगठन अलग अलग हैं? क्योंकि जब आपने एनएमओपीएस बनाया तो कुछ कार्मिक कैसे अलग छूट गए? जी लक्ष्मण जी। नमस्कार सर। अभी पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विजय कुमार बंधु जी, एनएमओपीएस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन। और उसी के नेतृत्व में हम एक अपने यूपीएस का विरोध करने वाले हैं। पूरे देश भर में काला फीता बांधकर और मैं जुलूस निकाल के जिलाधिकारी के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने वाले हैं। और जो आपने बताया कि दूसरा संगठन, तो जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा है। तो उसी के दरमियान, आंदोलन के दरमियान जिनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती थी, उनने अपना संगठन बना के वो अपने तरीके से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। मांग दोनों की या अनेक संगठनों की एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली, बस तरीका और जो आंदोलन करने का तरीका है वो अलग है। अब 1 तारीख को आप लोग ब्लैक डे की तैयारी कर रहे हैं। आपके ब्लैक डे में कार्यक्रम क्या है? किस रूप से आप इस ब्लैक डे को देश भर में मनाने वाले हैं और उत्तराखंड में भी? पूरे देश में विजय कुमार बंधु जी ने जो निर्देशित किया है पूरे एनएमओपीएस परिवार को, तो उत्तराखंड में हम 1 अप्रैल को काला फीता बांधकर अपने अपने शिक्षण संस्थानों में, अपने अपने कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और शाम के समय हम फिर समय निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसमें एक सूक्ष्म जुलूस का भी हम रूप लेके विरोध प्रदर्शन करेंगे कि हम यूपीएस में बिल्कुल भी कतई भी जो हम पर थोपी जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, आप एक चीज ईमानदार बताइए, आपने काली फीती बांधी अपने कॉलर में या बाह में, उसके बाद आपने ज्ञापन दे दिया, इससे सरकार की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा? ये कैसे प्रभावी होगा? एक बात तो प्रभावी इस रूप में हो सकता है कि देश भर में इसकी कवरेज होगी और देश भर में आप अपना संदेश तो दे देंगे, लेकिन सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? जी जी, क्योंकि हम अभी सारे कर्मचारी जो शिक्षक कर्मचारी हैं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, और हम जो यूपीएस में थोपी जा रही है उसका सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। और यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो इस आंदोलन को भविष्य में और तेज किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे और कानूनी बहिष्कार की स्थिति भी आई तो इससे भी हम हटने वाले नहीं हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी आप सांकेतिक कर रहे हैं। जब आपने ट्विटर अभियान चलाया, जब आपने ओनली ओपीएस, नो यूपीएस, नो एनपीएस का ट्विटर अभियान 1 हफ्ते से अधिक चलाया, तब क्या वो संकेत नहीं था
जब आपने देश भर में रैलियां की जिला मुख्यालयों में, तब क्या वो सांकेतिक नहीं था? क्या जब आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, तब क्या संकेत नहीं किया? जब आपने हरियाणा के चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का ऐलान किया, देश के महाराष्ट्र के चुनाव में और अन्य चुनाव में भी आपने वोट फॉर ओपीएस का ऐलान किया। इवन हिमाचल में तो आपका वो ऐलान सफल भी हो गया। तो क्या संकेत नहीं मिला सरकार को, हुकूमत को, कि आज आपको फिर एक पट्टी बांधकर संकेत देना पड़े? देखिए, जहां तक हमें लग रहा है कि सरकार अपनी हठधर्मिता से उतर आई है और उसको लगता नहीं है कि कर्मचारी हमें सरकार वोट बैंक की तरह वोट बैंक के हिसाब से देखती है और हम जो कर्मचारी हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हिमाचल की तरफ एकजुट होकर सरकार को संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि यदि हम एकजुट हो गए तो सरकार की जो सत्ता पे जो बैठी हुई सरकार है उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। तो इसी कर्मचारियों को एकजुट करने में हम लगे हुए हैं कि अपने ओपीएस की बुढ़ापे की लाठी की हमको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी विचारधारा से हैं, कोई भी राजनीतिक विचारधारा हम अपने मन में रखते हों, उन सबको त्याग कर हमें सिर्फ एक बात अपने मन में रखनी पड़ेगी कि हमें ओपीएस चाहिए और जो हमें ओपीएस मिलेगा चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, हम उसके विरोधी हैं। कमलेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये महामंत्री हैं कुमाऊं मंडल के एनएमओपीएस संगठन के। पांडे साहब, आपका माइक खोल दीजिए, माइक बंद है। क्या है ये एनएमओपीएस या ओनली ओपीएस आंदोलन? इसको जरा सरल भाषा में आम लोगों को या आपके साथी जो देख रहे हैं उन्हें समझाएंगे? ये ओपीएस आंदोलन सर, जब 2005 में पुरानी पेंशन बंद की गई और एनपीएस जो लागू की गई पूरे देश में, उस समय बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि भाई तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पेंशन के रूप में भी अच्छी धनराशि आप लोगों को मिलेगी। जो पुरानी पेंशन प्रणाली है उसको बंद कर दिया गया और उस समय इसका लागू होने का एक कारण और था कि इसको लेने वाला कोई व्यक्ति उस समय नहीं था। मतलब जो नियुक्त हो रहे थे, जो नियुक्त उसके बाद होने थे, जिसको भी ये लागू मिलनी थी उसकी नियुक्ति के 2005 के बाद मिलनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब एनपीएस कटा, एनपीएस के तहत कर्मचारी नियुक्त हुए और 18, 19, 20 से जो है 4-5 साल पहले लगने लगा कि यार अब इसमें पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में डाल दिया गया था और हर कर्मचारी अपने पैसे देख रहा था और कुछ साथी हमारे रिटायरमेंट होने लगे। तो 2020 में सर एक हमारे खुद मेरे ही ब्लॉक के प्रधानाध्यापक एक रिटायर हुए हुतराम जी, हरिद्वार से वो बिलोंग करते हैं, बागेश्वर नौकरी करते थे। उनकी लास्ट ड्रॉन पेमेंट जो उनकी तनख्वाह थी 70,000 रुपये उनकी थी और उनकी जो एनपीएस के तहत सैलरी बनी सर 1875 रुपये। बहुत बड़ी सोचनीय विषय था हम लोगों के लिए कि यार ये ऐसे हो कैसे गया। और ऐसे ही करके जब धीरे धीरे पूरे देश में कर्मचारी जब जाने लगे, रिटायर होने लगे और उनकी पेंशन हमें पता चलने लगी, किसी की 982 रुपये, किसी की 1800 रुपये, किसी की 1200, अधिकतम 4000 तक की पेंशन थी सर। तो आज के समय में उस पर जो है जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप से हम लोगों द्वारा चलाया गया और मैं धन्यवाद अदा करूंगा हिमाचल के साथियों का, तो उन्होंने तो उसको लड़ करके प्राप्त भी किया। लेकिन जब ये आंदोलन सरकार को सुगबुगाहट लगी कि भाई अब ये चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने फिर हमारे ऊपर जो है एनपीएस की जगह यूपीएस को थोपने का काम किया। एनपीएस में हमें 60% धनराशि तो मिल रही थी, लेकिन 40% पर हमारी जो है पेंशन फिक्स की जा रही थी। लेकिन आज यूपीएस में सरकार कह रही है कि आपका जो पैसा कट रहा है वो सारा सरकार के पास जमा हो जाएगा और तब आपको जो है 50% पेंशन मिलेगी, वो भी तब जब आप पूरी सेवा कर लेंगे अपनी। अगर वो 10 वर्ष के आसपास की सेवा है तो आपको 10,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। साथ ही सर ग्रेजुएटी भी बंद कर दी गई है इस योजना में। तो ये बहुत सारी खामियां हैं जिससे कि हमें अपने बुढ़ापे के लिए बहुत कठिनाई का सामना अभी से अनुभव हो रहा है। हम लोग कर्मचारी तो है, सरकारी कर्मचारी, लेकिन हमें अपना बुढ़ापे का डर सता रहा है और हम सरकार से तभी मांग कर रहे हैं कि हमें जो है पुरानी पेंशन जो है आप बहाल कर दीजिए। अच्छा, एक बात जो आपने कहा कि शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा दिया, आपका जो अंशदान है
पेंशन के नाम पर जो काटा जाता है। ये जो सरकारी 3 कंपनियां हैं जिसका प्रचार हो रहा है कि इन सरकारी 3 कंपनियों में इस पैसे का निवेश किया जाता है, तो ये शेयर मार्केट कैसे हुआ? से होंगे, हम लोग ग्रामीण समाज से हैं। गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो पेंशनर आधारित अर्थव्यवस्था है सर। आज गांव में जो भी दुकानें रन कर रही हैं या जो भी आदमी अपना रोजगार कर रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहा है या कोई चीज हो रही है, तो पेंशनरों के भरोसे हो रही है सर। मैंने खुद अपनी पढ़ाई की, मेरे पिताजी फौज में थे, फौजी पेंशन से उन्होंने हम लोगों का जो है ध्यान रखा। सन 1981 की मेरी सर पैदाइश है, और 1985 में मेरे पिताजी भारतीय सेना से पेंशन आ गए थे। उसके बाद उन्होंने उसी पेंशन के द्वारा जो है हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हमें जो है डिग्री कराई, हमें अन्य कार्य कराए। उसी आधार पर हम लोग कुछ मतलब नौकरी करने में हम सक्षम हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर पेंशन ही नहीं रहेगी कर्मचारी के पास, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या होगा सर? जो एक धुरी है देश की, वैसे ही गांव से पलायन हो रहा है। लेकिन अभी जो कुछ लोग बचे हुए हैं, आने वाले समय में कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशन वाला नहीं रहेगा, तो कैसे अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्रों की चलेगी? तो इन स्थितियों पर भी हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि भाई सरकार इस बात को समझ क्यों नहीं रही है। सर एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, आप जो है अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस चीज को जरूर आप बताइएगा कि अगर पेंशन दे रही है सरकार, तो पेंशन सर जो है पीढ़ियों जन्मों जन्मांतर, एक जन्म 2 जन्म 3 जन्म के लिए नहीं है। पेंशनर अगर पेंशन जा रही है तो पेंशनर भी जा रहा है सर। अगर कुछ समय बाद पेंशन बंद भी हो रही है, सरकार उस आंकड़े को नहीं रख रही है। जो बजट वो पेंशन पे दे रही है, बहुत सारे पेंशनर जो है चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशन जब आदमी चला जाता है 60 साल के बाद, तो उसके बाद वो जो है फिर उसने अमृत पी रखा है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो पेंशन बंद भी हो रही है सर, और सरकारी नौकरियां उस सापेक्ष में नहीं लग रही हैं सर। हम कुछ बहुत कम कर्मचारी हैं सरकारी नौकरियों को जो सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो सरकार को जो है हमें पेंशन देनी ही चाहिए। जब अंग्रेजों को हम क्रूर क्रूर आक्रामक कहते हैं, और उनके लिए जो है उनके आजादी के लिए हम लोग इतनी चीजें करते हैं, जब अंग्रेजों ने पेंशन बंद नहीं की सर, तो आज देश हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहा है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो हमारी पेंशन बंद क्यों करी जा रही है? हमें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है एक सम्मानजनक बंद स्थिति कहाँ में? कर रहे हैं? वो तो जो कह रहे हैं, हम तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं। अब जिसका आप यूपीएस कह रहे हैं, जिसको मोदी पेंशन भी कहते हैं, तो आपको भरोसा है नहीं कि कोई ऐसी चीज लाए होंगे, चमत्कार होगा आपके लिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हाँ। आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं सर, जरूर दीजिए हमको यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन मेरा 10% कटना बंद कर दीजिए सर। मेरी तनख्वाह का पैसा कटना बंद कर दीजिए सर, मुझे दे दीजिए उसको मेरे जीपीएफ में डाल दीजिए सर। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका, मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। मैं हमेशा आपके गुणगान करूंगा सर, पूजा करूंगा। मैं देवता की फोटो लगा करके पूजा कर रहा हूँ, मैं आपकी फोटो लगा करके अपने घर में पूजा करूंगा। आप मेरा 10% की कटौती मेरे जीपीएफ में डलवा दीजिए सर। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। आप मुझे डीआरई दीजिए 50% के साथ, लेकिन मेरा जो 10% सर कट रहा है, उसको जो है जरूर मेरे खाते में जरूर जमा करवा दीजिए सर। आप कैसे कहते हैं मेरा पैसा लेकर के मुझे को आप पेंशन दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी योजना लाया हूं? मैं कैसे मान लूं सर? नवीन चंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हमारे साथ गरुड़ से। मिश्रा साहब, क्या दिक्कत है आपको जब भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और भारत की सरकार कह रही है कि हम सबसे शानदार पेंशन स्कीम लाए हैं, यूपीएस, इसका विकल्प भी अगर एनपीएस पसंद नहीं, क्या दिक्कत है? आवाज मिल रही है आपको मेरी? संभवतः आवाज नहीं मिल रही है। कोरंगा साहब, आपको आवाज मिल रही है? जो मोदी जी और बीजेपी सरकार लाई है जी, यूपीएस या फिर एनपीएस, इससे क्या ऐतराज है आपको? वो तो कह रहे हैं दुनिया की सबसे बेहतर स्कीम है। हम कह रहे हैं अगर बेहतर है तो खुद ले लीजिए, अपना क्यों ओपीएस लेते हैं? अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि पूर्व विधायकों की और उनकी पेंशन कितने प्रतिशत बढ़ा दी। तो हम तो कह रहे हैं हमें ओपीएस दो, नहीं तुम ये लो और लो, ऑप्शन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं सिर्फ ओपीएस चाहिए हमें। अगर एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी हैं, तो सरकार अपने विधायकों, सांसदों 3-3, 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, उनको भी इस दायरे में लाए। नहीं तो कर्मचारियों को सॉफ्ट टारगेट बना के उनको इस बात की
पेंशनें ना थोपी जाएं, सिर्फ ओपीएस और ओपीएस। आप इससे पहले जो कमलेश पांडे जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा काटा जाता है हर महीने के हिसाब से, और सरकार भी कहती है कि वो भी आपकी पेंशन के लिए अपना अंश जमा करती है। एक तो ये जमा करती कहां है? क्या ये 3 सरकारी कंपनियां हैं जिनमें ही सरकार निवेश कर रही है ताकि उनमें वृद्धि हो सके, या जिस बात का जिक्र आप लोग भी कर रहे थे इससे पहले कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, उसका जरा अर्थ समझाइए। एक दूसरा, जब सरकार भी अंशदान दे रही है और आपका अंशदान सुरक्षित रख रही है तो उसमें दिक्कत कहां है? देखिए सर, इसमें जो शेयर मार्केट वाली बात, सरकार हमारे कर्मचारी की मूल वेतन देगा 10% और अपना 14% देती है एनपीएस के तहत। पहले ये भी 10% था। 2019 में इन्होंने जब एनएमपीएस का आंदोलन देश में तेजी पकड़ने लगा तो कर्मचारियों को शांत करने के लिए अपने 4% बढ़ा दिया। कर्मचारी कहीं इससे खुश हो जाएंगे तो आंदोलन दब जाएगा। लेकिन जो सरकार है, हम कर्मचारियों का जो पैसा है 10% कर्मचारी 14% सरकार का अंश, इसे 3 कंपनी के माध्यम से, जिसमें एलआईसी है, एसबीआई है और यूटीआई है, 3 कंपनियां पैसे को शेयर मार्केट में लगाती हैं। और हम देखते हैं जब महीने में कभी इसको देखते हैं तो जब शेयर मार्केट गिरती है तो हमारा जो है वो भी गिरता है। अभी देखिए आप, अमेरिका ने टैरिफ वाली बात जो आई, उससे शेयर मार्केट गिर गया और उससे हमारा जो एनपीएस का पैसा है उसमें भी कमी आई है। तो हम आशंकित हैं, हम पूरे 20, 25, 30 साल अपनी नौकरी सरकारी सेवा करें और उसके बाद हमें लास्ट में शेयर मार्केट के हवाले छोड़ दिया जाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं और सरकार जिम्मेदारी है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात संविधान में की गई है उसमें, उसके तहत कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बुढ़ापे को शांतिपूर्ण ढंग से जी सकें। लेकिन अगर ये सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, ये सरकार आपको जो पेंशन देना चाहती है वो आपको पसंद नहीं है, तो हिमाचल के लोगों ने तो ली है, हिमाचल के लोगों ने ओपीएस की सरकार बनाई है, तो उनका उदाहरण क्यों देश भर में आप लोग नहीं समझ रहे हैं? जी, जिस प्रकार से हिमाचल के कर्मचारी, हिमाचल और अन्य राज्यों की जब स्थिति अलग है, हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या अधिक है और हिमाचल के कर्मचारी ने जो एकजुटता दिखाई प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में पूरे हिमाचल में एकजुटता दिखाई है और उसके दम पर उन्होंने ओपीएस पाई है। और इसके अलावा पूरे वर्ष में 6 राज्य और हैं जहाँ ओपीएस लागू है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 2005 के बाद कभी भी, 2005 में जबकि एनपीएस लागू हो गई थी, उन्होंने एनपीएस भी अपने वहां लागू नहीं की, वहां आज तक ओपीएस ही लागू है। तो हम अपने उत्तराखंड के साथियों को और देश भर के साथियों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी ओपीएस के लिए हम सबको एकजुट होकर अपने को एक सशक्त वोट बैंक बनाना होगा और सरकार जिस भाषा में समझती है, वोट बैंक के भाषा में समझती है, तो उसको उसी भाषा में समझाना होगा, एकजुट होना होगा। नहीं तो ये जो आंदोलन 2017 से 2015 से चला रहे हैं, ये वर्षों चलता रहेगा। अभी मौका है उत्तराखंड में और देश के अन्य राज्यों में इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि अपनी ओपीएस के लिए हम सभी विचारधाराओं को किनारे करके सिर्फ उस व्यक्ति को या उस दल को उस संख्या का वोट बैंक करना है जिससे सरकारें परिवर्तित हो सकें। नवीन चंद्र मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और अगर आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात कहिए। ब्लैक डे या फिर ओपीएस को लेकर आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? नवीन चंद्र मिश्रा जी। चार्जर चलिए, नवीन जी तक शायद तकनीकी दृष्टि से आवाज नहीं जा रही है। कमलेश पांडे जी, एक बार फिर से आप बताइए, ये जो 10% की जिक्र आप कर रहे थे, ये 10% जो सरकार आपका काट रही है, जिसे आप कह रहे हैं कि काटिए मत,
और हमको हमारे जीपीएफ में जमा कर दीजिए, और सरकार अपने खाते से 14% हर महीने आपकी पेंशन के लिए डाल रही है। 24% जो है ये कम है क्या? सर 24% आप क्यों कह रहे हैं सर? आप ये देखिए, ओपीएस देखिए ना सर, जब पुरानी पेंशन लोगों को मिल रही है, क्या उनकी सैलरी से कुछ कटौती हुई थी? या जो साथी अभी भी वही पे स्केल ले रहे हैं, क्या उनकी सैलरी से उस ओपीएस के लिए कोई एक नया पैसा सरकार ने काटा था? पेंशन तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सर, संविधान में लिख रखा है। संविधान का जो कर्मचारी कमाता है उसके जो अपना देता है सरकार को 60 साल तक, उसके बाद सरकार उसके भरण पोषण के लिए जो है पेंशन देती है। अगर आप मेरे से कहें कि मैं आपका 10% काट रहा हूं, और आप सर, आप सच नहीं मानेंगे, आप हमारे एनपीएस अकाउंट में जाइए, 8 पॉइंट समथिंग का सर उसमें टर्न वो दिखा रहा है, उसका जो साल भर का जो उसमें परसेंटेज हमको मिल रही है, एनपीएस बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में पैसा है सर, लोगों ने एसआईपी लगा करके, बड़े बड़े वो लगा करके 30-35% पैसा ले लिया है। वो पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है सौंप दिया गया है सर, हमारा गाड़ी कमाई का पैसा। क्योंकि आज आप देखिए, आप लोग तनख्वाह देख रहे हैं कर्मचारी की, लेकिन ये नहीं देख रहे कि महंगाई दर किस प्रकार से बढ़ी हुई है। आप लोगों को कुछ जानकारी है? वो जो जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं उनमें से कुछ के नाम मालूम चले आप लोगों को? किन कंपनियों में पैसा डाला जा रहा है? सर एलआईसी में है, आपका एसबीआई में है, यूटीआई में है। ये तीनों तो सरकारी कंपनियां हैं। बिल्कुल सरकारी कंपनियां हैं सर, लेकिन अगर शेयर मार्केट डूबेगा तो सर सरकारी कंपनी के लिए भी डूबेगा ना सर। अगर अभी आज आप देखिए मार्केट की क्या स्थिति है, मार्केट के क्या हालात है सर। जो पैसा हम देख रहे हैं, पिछले महीने मैंने अपने अकाउंट में 20 लाख समथिंग पैसा देखा था, इस महीने घट करके वो 19 लाख समथिंग हो गया है सर, जबकि पैसा तो बढ़ना चाहिए था। क्योंकि अगर बैंक में भी किसी ब्याज निश्चित, जीपीएफ में भी हमारा पैसा जाता है तो सर 7% 8% ब्याज पे जाता है। और दूसरी बात सर, अपनी पेंशन के लिए मेरी पेंशन के लिए मेरा ही पैसा काटा जा रहा है सर सैलरी से, ये बड़ी बात है। सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, सरकार अगर अभी दे रही है तो सरकार बाद में भी दे देना, मुझे 15 साल 20 साल बाद दे दे। लेकिन वही पुरानी पेंशन जो खराब पेंशन है, जो इस बेहतर पेंशन से खराब है, उसी को दे दे, मुझे वही चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने अपनी 3 जो काले कानून बनाए थे, काले थे या अच्छे थे, सरकार ने उसको अच्छा बताया था, लेकिन उसको जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया किसानों ने, तो सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो आज 15 साल या 20 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि यार ये जो नई एनपीएस योजना थी वो कर्मचारी के लिए सुटेबल नहीं है। हम मांग रहे हैं कि हम ही तो सरकार है कौन? सरकार में सरकार भी होती है और उसको चलाने वाले कर्मचारी भी होते हैं उसके, वो हम भी सरकार का ही अंग है सर, हम कोई बाहर के नहीं है, हम भी सरकार का ही अंग है, हम भी सरकार का ही काम कर रहे हैं। आपके साथ के जो कर्मचारी वित्त विभाग में हैं, नियोजन विभागों में होते हैं, जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें मुनाफा और घाटा को दर्शाते हैं, हिमाचल के लोगों ने वहां की हुकूमत को समझाया सरकार आने के बाद कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से करोगे तो आपको कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, और हिमाचल ने उसको अपना लिया। अब आपके लोग जो विभिन्न राज्यों में या भारत सरकार में हैं, जो वो बजटरी प्रोविजन करते हैं, तो वो बता नहीं रहे कि भाई ये 14% इनका प्लस 10% इनका, 24% के आसपास जो है, इसको मार्केट में डालने से या 3 सरकारी कंपनियों को देने से सरकार के धन की हानि हो सकती है, रिस्क फैक्टर है। इससे बेहतर है कि आपको खर्च ना करना पड़े, 24% किसी को मत दो, लेकिन अपने कागजों में अभी रखो और उस प्लानिंग के आधार पर बजट बनाओ, ताकि जब कब कौन रिटायर हो रहा है उसके आधार पर उसे कितनी पेंशन देनी है। यही तो प्लान आज से पहले बनते थे, तो वो आप ही के कर्मचारी है तो क्यों नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल सर, विडंबना की बात है ना सर, आप भी तो बता रहे हैं, ये खुद आप अपने मुंह से बता रहे हैं सर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हिमाचल ने करके दिखाया है। तो क्या सरकार पहले ऐसे ही होता था? क्योंकि तो सर आज हम जब प्लान बनाते हैं, कहीं प्लान बनाते हैं, तो प्लान में होता है कि 20 साल बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी शहर की, उसके अनुपात में सड़कें बना दो, उसके अनुपात में पार्क्स बना दो, उसके अनुपात में पानी की व्यवस्था कर दो, सीवर की व्यवस्था कर दो। ऐसा ही खर्च कितना हमारा होगा, अभी पेंशन कितनी है, कितने लोग अनुपातित रूप से उनकी पेंशन की ड्यू उम्र या उनका जीवन की जो आयु है वो समाप्त हो जाएगी, कितनी पेंशन है समाप्त होनी है, कितनी नई पेंशन चढ़नी है, उनका व्यवहार कितना होना है, उसके आधार पर प्लान बनता है। उसके आधार पर जो 24% है, जो चाहे सरकार के खाते से जा रहा है चाहे आपके खाते से काटा जा रहा है, उसका यूज किसी कंपनी में हो रहा है, निवेश, लेकिन वो आज यूज ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्लान में एग्जीक्यूट करके तदनुसार बजट बनते हैं। यही तो प्लानिंग होती है देश भर की।
बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रही कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये इस सरकार को या इसकी मंत्री को या इसके पास वो प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि प्लान तो यही बनाते हैं ना, नेताजी तो बना नहीं रहे वहां। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप प्लान कोई और बना रहा है, ये बात या सही ये कह रहे हैं सर। प्लान कोई और बना के आपको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, यही चाहिए हमें बजट में। सर जो तुम इसमें बात समझते हो ये मैं समझाओ, जो सर हमारी इसमें बात कंपनियां क्या प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं यही सर करो। इसमें बात सर इसमें एक फैक्टर और लगता है मुझे, जो मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे साथी पुरानी पेंशन वाले भी हैं इसमें, कर्मचारी जो हमारे जो पुराने, जैसे जिनके आप लेख देखते होंगे या जिनके व्यूज देखते होंगे कि भैया नई पेंशन बहुत अच्छी, अपना तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हमारे लिए बोलते हैं कि वो नई पेंशन बहुत अच्छी है। और इसको जो है सरकार बढ़ावा देती है कि उसको लगता है कि यार पेंशन देना ही ना पड़े। सर बड़ी विडंबना की बात है, हमारे ही साथ नहीं है, हमारे जो जो क्या कहते हैं हमारे सैनिक है, जो अर्धसैनिक बल है सर, उस उनकी भी स्थिति यही कहीं ना कहीं यही है कि उन लोगों को भी जो है एनपीएस के ही तहत जो है पेंशन देने की योजना बनाई जा रही है या बनाई गई है। तो सर बहुत बहुत अच्छी बात आपने करी कि हमारे कर्मचारी, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो किस श्रेणी, किस स्थिति में है सरकार में, कि उनकी बात कितनी सुनी जा रही है। ये बात भी है सर, इसमें इसका फैक्टर भी है। और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पद पर जो बड़े अधिकारी होते हैं सर, कर लीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री के साथ, भारत सरकार के साथ हुई बैठक में कुछ कर्मचारी गए थे 9 या 12, जिन्होंने बाहर आकर बहुत तारीफ की थी इस मोदी पेंशन स्कीम, यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। वो आप ही के कर्मचारी साथी थे या कौन गया था चाय पीने? लक्ष्मण जी, आपका माइक बंद है। जी 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 भाई साहब, उस प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन के संदर्भ में जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें मजे की बात यह है कि सरकार ने पूरे देश भर में जो कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें किसी को भी उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया। अपने अधिकारियों को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया और ऐसे संगठन, कर्मचारी संगठन के नेताओं को बुलाया जो खुद सेवानिवृत्त होकर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बात तो ये कि सबसे बड़ा जो एनएमओपीएस देश में लड़ाई लड़ रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना चाहिए था और उनके एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था। दोनों पक्ष सुने जाते और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता तो हमें वो स्वीकार था, लेकिन हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया। ना टाइमलाइन के जो बड़े मीडिया चैनल है, ना वहाँ हमें दिल्ली रैली की खबर मिला, न ही हमारी बातों को सुना गया, नहीं सुना गया। तो ऐसी स्थिति में तो भविष्य में कर्मचारियों को और तीव्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार की स्थिति में भी जाना पड़ सकता है मजबूरन। हम सरकार के हाथ पैर हैं, कर्मचारी ही सरकार के सारे कानूनों को, सारे नियमों को, सारे ये कार्यों को एग्जीक्यूट करती है और उन्हीं हाथ पैर में अगर सरकार ख्याल नहीं रखेगी, हाथ पैर में काम करना छोड़ दिया तो सरकार होने में मिलेगी, ये सरकार भी भली भांति जानती है। तो चलिए, स्थिति में हम दोनों लोगों ने अपने विचार रखे। हम लगातार इस इशू को संक्रांत इंडिया के माध्यम से उठाते रहेंगे। इससे पूर्व भी हमने इस विषय को उठाया है। अलग अलग कार्मिक संगठनों, अलग अलग जनपदों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इसकी भी एक सीरीज आज से हम आरंभ कर रहे हैं। आप लोगों की बातचीत रोज, क्योंकि आंदोलन अभी ये देश भर में और उत्तराखंड में अभी लंबे समय तक चलना है चरणबद्ध तरीके से। आप लोगों ने समय दिया, आज के लिए बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत